बच्चों, आज हम मैट्रिक्स के गुणन पर विचार करेंगे। कल हमने मैट्रिक्स के योग पर विचार किया था, उसके गुणधर्म बताए थे। आज मैट्रिक्स के गुणन के बारे में बताना चाहता हूं कि अगर मैट्रिक्स के गुणन पर जब भी चर्चा करते हैं तो पहली चर्चा होती है कि मैट्रिक्स का किसी अदिश से गुणा किस प्रकार हो या किसी अदिश का मैट्रिक्स से गुणा किस प्रकार से हो, तथा दूसरा होता है मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा कैसे हो। ऐसा नहीं है कि हम साधारण ढंग से गुणा कर देते, इसका एक पर्टिकुलर नियम है। तो पहले हम विचार करेंगे किस पर कि अदिश का मैट्रिक्स से किस प्रकार से गुणा किया जाए। देखिए इस प्रकार से मैट्रिक्स का एक अदिश से गुणा, यदि कोई मैट्रिक्स ए है और अदिश लैम्डा है, तब हम उस लैम्डा का ए से या ए का लैम्डा से जो गुणा कर रहे हैं उसका तात्पर्य क्या है कि उस अदिश राशि का मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से क्या हो गुणा। यही बात मैंने लिखी है यहाँ पर। यदि ए कोई मैट्रिक्स है तथा लैम्डा कोई अशून्य अदिश संख्या है, तो मैट्रिक्स ए के प्रत्येक अवयव को के से गुणा कर प्राप्त मैट्रिक्स को मैट्रिक्स ए का लैम्डा गुणा मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ लैम्डा अदिश था, ए मैट्रिक्स है, दोनों का गुणा किया तो लैम्डा ए मैट्रिक्स प्राप्त हुई। जैसा मैंने फॉर एग्जांपल दिया ये ए बराबर, अगर ये मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 3 4 6 5, कहने का मतलब पहली पंक्ति में 1 और 2, दूसरी पंक्ति में 3 और 4 और तीसरी पंक्ति में 6 और 5 लिखे हुए हैं। पहले स्तंभ में 1 3 6, दूसरे स्तंभ में 2 4 5 लिखा हुआ है। तो अगर मुझे इसे किसी पर्टिकुलर संख्या से गुणा करना है, अर्थात लैम्डा का पर्टिकुलर मान अगर मैं 2 दूं, तो यहाँ पर 2 से मैट्रिक्स के गुणा का तात्पर्य क्या होगा कि मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव से उसका क्या होगा। जैसे 2 गुणा 1 2, 2 गुणा 2 मतलब 4, 2 गुणा 3 मतलब 6, 2 गुणा 4 मतलब 8, 2 गुणा 6 12, 2 गुणा 5 मतलब 10। इसी प्रकार से हम मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा किस प्रकार से होता है उसे समझेंगे। मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको समझ लिया तो समझ लो कि हमने मैट्रिक्स का संपूर्ण ज्ञान ले लिया। राजस्थान बोर्ड में मैट्रिक्स का मैट्रिक्स से गुणा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनकर के ये आता है, और इसको कैसे समझना है जो मैंने यहाँ पर अक्षर से जो बातें लिखी हैं वो याद रखनी है। 2 मैट्रिक्सों का गुणन तभी परिभाषित होगा जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के क्या हो बराबर। 2 मैट्रिक्सों का गुणन तभी परिभाषित होता है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के बराबर हो। जैसे मान लीजिए मैट्रिक्स ए को बी से गुणा करना है, तो इसका मतलब ए अगर 2 गुणा 2 का है, बी 2 गुणा 3 का है, तब ए बी गुणा संभव होगा। गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स की कोटि पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या गुणा दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या द्वारा निर्धारित होती है। कहने का तात्पर्य ये कि जब भी हम कोटि का निर्धारण करते हैं मैट्रिक्स के, तो पहले पंक्तियों की संख्या लिखी जाती है और फिर स्तंभों की संख्या लिखी जाती है। तो लेकिन ये गुणन मैट्रिक्स कैसे प्राप्त होता है? गुणनफल से प्राप्त मैट्रिक्स के अवयव पहले मैट्रिक्स की पंक्तियों को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा कर संगत अवयवों को गुणा कर योग करने पर प्राप्त होता है
या यूं कहूं कि 7 का नियम बन जाता है। जैसे हमारे अंकगणित में 7 होता है, उस प्रकार से पंक्ति और स्तंभ का गुणा होता है। अर्थात यदि m गुणा n क्रम का मैट्रिक्स A है और n गुणा p क्रम का मैट्रिक्स B है, तो यहां पर AB गुणा परिभाषित हो रहा है। कैसे कि A मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या B मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान है, इसलिए AB गुणन परिभाषित है। जबकि अगर मैं BA गुणन को लाऊं तो पहला मैट्रिक्स बनेगा B और उस समय B के स्तंभों की संख्या होगी P और दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या होगी M, तो वहां हमारा गुणन BA परिभाषित नहीं होगा। कहने का तात्पर्य ये कि गुणन परिभाषित तभी होता है जब पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के क्या हो, समान। तो यहाँ पर ये समान हो गए, तो AB मैट्रिक्स का जो क्रम होगा वो क्या होगा, m गुणा p। जबकि यहाँ पर BA गुणा परिभाषित नहीं है, क्योंकि BA में पहले मैट्रिक्स B होगी तो इसके स्तंभों की संख्या p होगी और A के पंक्तियों की संख्या क्या है, m। तो क्या p m के बराबर है, नहीं है, इसलिए BA गुणा संभव नहीं है। इसको अब हम उदाहरण के माध्यम से इस पूरी परिभाषा को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैट्रिक्स A 1 2 3 4 मतलब 2 पंक्ति हैं, 2 स्तंभ हैं, क्रम हो गया 2 गुणा 2। B मैट्रिक्स इसमें 2 पंक्ति हैं और 3 स्तंभ हैं, तो क्रम हो गया 2 गुणा 3। C मैट्रिक्स जिसमें पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तो यहाँ पर क्रम हो गया 3 गुणा 2। तो हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ A के स्तंभों की संख्या, A के स्तंभों की संख्या पर विचार करें तो यहाँ स्तंभों की संख्या है 2 और B की पंक्तियों पर विचार करें तो है 2। इसका मतलब A के स्तंभों की संख्या B की पंक्तियों की संख्या के क्या है, समान, इसलिए AB गुणन यहाँ पर क्या होगा, परिभाषित। कैसे करना है गुणन, यहाँ इसको देखें AB, तो पहला मैट्रिक्स है मेरा A, दूसरा मैट्रिक्स है B। देखो मैंने यहाँ पे एरो लगाया है, तो ये एरो इस प्रकार से पहले मैट्रिक्स पर मैंने पंक्ति के रूप में और दूसरा मैट्रिक्स के स्तंभों के रूप में लगाया, जिससे क्या बनता है 7 मतलब 7। तो हम जनरली याद करने के लिए ये भी कह देते हैं कि 7 रूल से मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है। तो जैसे पहले मैट्रिक्स की पंक्ति को दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों से गुणा करना और संगत अवयवों को गुणा करना है। तो देखो मैंने पहली बार में पूरा समझा के लिखा है, 1 गुणा 1 2 गुणा 4। इसी प्रकार से इसकी पहली पंक्ति, इसका दूसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 2 और 2 गुणा 5। इसकी पहली पंक्ति, इसका तीसरा स्तंभ, तो 1 गुणा 3 और 2 गुणा 6। इसी प्रकार से जब मैं पहले मैट्रिक्स की दूसरी पंक्ति को लेता हूं तो 3 गुणा 1 और 4 गुणा 6। इसकी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ पर विचार करें तो 3 गुणा 2 और 4 गुणा 5। इसी प्रकार से इसकी दूसरी पंक्ति और तीसरे स्तंभ पर विचार करें तो 3 गुणा प्लस 4 गुणा 6। तो हमने सीधा सा देखा कि पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से, पहली पंक्ति को दूसरे स्तंभ से, पहली पंक्ति को तीसरे स्तंभ से गुणा करके इसकी पहली पंक्ति तैयार की। इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति को पहले स्तंभ से, दूसरी पंक्ति को दूसरे स्तंभ से और दूसरी पंक्ति को तीसरे स्तंभ के संगत अवयवों से गुणा करके योग करने पर मैंने दूसरी पंक्ति प्राप्त की। तो यहाँ हमने देखा कि 9 12 15 19 26 33 मतलब 2 पंक्ति और 3 स्तंभ प्राप्त किए, मतलब 2 गुणा 3। तो जैसा हमने थ्योरी में बताया था अभी कि
किसी भी मैट्रिक्स के लिए आवश्यक, मैट्रिक्स के गुणन के लिए आवश्यक है कि पहले मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या दूसरे मैट्रिक्स की पंक्तियों की संख्या के समान होनी चाहिए। वो तो यहाँ पर लेकर के हमने गुणन को परिभाषित किया। अब हमने देखा कि मैट्रिक्स गुणन, गुणन मैट्रिक्स जो है उसका कोटि क्या होगी, तो पहले मैट्रिक्स की पंक्ति और दूसरे मैट्रिक्स के स्तंभों की संख्या से मैट्रिक्स गुणन की कोटि का निर्धारण होता। पर यह आवश्यक नहीं है कि अगर ए भी परिभाषित हो तो बी ए भी परिभाषित हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने इसको भी बताया कि बी के स्तंभों की संख्या है 3 और ए के पंक्तियों की संख्या है 2। तो यहाँ पर 3 2 के बराबर नहीं है, इसका मतलब बी ए गुणन परिभाषित नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं बी सी या सी डी की बात करूं तो दोनों ही गुणन परिभाषित। जैसे बीसी के लिए बात करेंगे तो बी के स्तंभों की संख्या 3, सी के पंक्तियों की संख्या 3 के समान है, तो बीसी गुणन जो होगा वो 2 गुणा 2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार से सीबी 3 गुणा 3 प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा कि गुणन को कैसे लिखा जाता है। तो इसके जो महत्वपूर्ण नोट हैं वो मैं आपको यहाँ पर आगे लिखा देता हूँ। नोट फर्स्ट में हमने यहाँ पर बताया कि अगर ए बी गुणन, कहने का मतलब ए के स्तंभों की संख्या बी की पंक्तियों की संख्या के अगर समान है तो ए बी गुणन परिभाषित होगा। ए बी गुणन परिभाषित होने पर यह आवश्यक नहीं है कि बी ए गुणन भी क्या हो परिभाषित। जैसा मैंने अभी एग्जाम्पल देके समझाया कि ए बी गुणन तो परिभाषित था लेकिन बी ए गुणन परिभाषित नहीं था। ऊपर के एग्जाम्पल के अनुसार बीसी और सीबी दोनों परिभाषित होने पर हम देख रहे हैं कि बीसी 2 गुणा 2 था और सीबी 3 गुणा 3 था। तो मैंने यहाँ पर ए और बी के माध्यम से ही इसे समझाने का प्रयास किया है कि अगर ए बी और बी ए दोनों गुणन परिभाषित होंगे तो यह आवश्यक नहीं है कि वे आपस में बराबर भी हो, क्योंकि बहुत से बार तो क्रम का ही अंतर आ जाता है और क्रम का अंतर भी ना आए तब भी अवयवों का अंतर आ सकता है। तो अगर ए बी और बी ए दोनों गुणन परिभाषित हो तथा ये इकाई मैट्रिक्स के बराबर हो तो ये परस्पर गुणन प्रतिलोमी मैट्रिक्स कहलाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा निकल के आती है यहाँ से, हमें ए बी का और बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स कहलाती है।